सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल जैसे कि आप जानते हो हमने क्रिया का महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर चुके हैं। आज उसी संदर्भ में उसी को आगे लेकर चलते हैं। क्रिया के कुछ अन्य रूपों पर नज़र डालते हैं। देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ क्रिया के कुछ अन्य रूप भी हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा, जैसे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा आपने लिखनी है। किसे कहते हैं संयुक्त क्रिया? संयुक्त का मतलब मेल होता है, जुड़ा। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। तो मुख्य दो धातुओं से या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक क्रियाओं जब मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया। विद्यालय से लौट आया, देखिए यहाँ पे लौट आया। तो लौट आया दो क्रियाओं से मिलकर बना है, एक लौटना, एक आना। दो क्रिया यहाँ पे शामिल हैं, इसीलिए इसमें संयुक्त क्रिया होगी। किशोर रोने लगा, रोना और लगना। वह घर पहुंच गया, पहुंचना और गया। दो क्रियाओं से मिलकर बनी है संयुक्त क्रिया। आगे देखिए, दूसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखें। तो देखें, इसमें संज्ञा या विशेषण, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उससे नाम धातु क्रिया कहते हैं। या तो संज्ञा या विशेषण के साथ मिलकर बनी हुई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, हथिया, अपनाना, ये दोनों क्रिया हाथ से, अपना से, इनसे मिलकर बनी हैं। तो ये नाम धातु क्रियाएं हैं। याद रखेंगे, हाथ से हथियाना बनता है और अपने से अपनाना। ऐसे ही झूठ से झूठलाना, बात से बतियाना, ये कुछ नाम धातु क्रियाओं के रूप हैं। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कही जा सकती हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। संज्ञा का रूप ही सर्वनाम है, इसलिए इसके साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आगे, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणा, देखिए प्रेरणा जो होती है किसी दूसरे के माध्यम से हमें मिलती है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करना। काटना से कटवाना, करना से कराना। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। अपने आप कार साफ नहीं कर रहा है, कार साफ करवाता है, दूसरे से काम करवा रहा है।
अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। तो ये सब ऐसी प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। वह बाल कटवाता है, कटवाना। वह अपना काम रमेश से करवाता है, करवाना। यहाँ पे ऐसी क्रियाएं जो दूसरों से करवाते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? लिखेंगे, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया आ जाए, मुख्य क्रिया से पहले, तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्व मतलब पहले, कालिक काल समय, क्रिया काम। तो पहले जो दूसरे काम से पहले का प्रयोग हो, यानी पहले जो क्रिया आ जाए उसे दूसरे शब्दों में जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, यानी लग जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया, पुजारी ने नहाकर पूजा की। तो यहाँ पे देखिए नहाकर, दूसरा कार्य क्या किया? पूजा करना। राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया, घर पहुंचकर। ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया हैं। अगर कोई आपसे पूछ लेता है नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया, तो आप ऐसे उदाहरण देकर बता सकते हैं। और भी अपने पास से एक दो वाक्य बना सकते हैं। वह पढ़कर सो गया, पढ़कर। वह घर पहुंचकर सो गया, पहुंचकर। ऐसे वाक्यों में आप पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, अगला है सहायक क्रिया, जो सहायता करता है। मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ प्रयुक्त की जाने वाली क्रिया है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए, वह फिसला, वह फिसल गया, वह फिसल गया है। यहाँ पे एक ही क्रिया का प्रयोग दिखाया गया है, फिसलना। लेकिन यहाँ पर तीसरे वाक्य में आप देखिए, वह फिसल गया है। तो यहाँ पे फिसलना मुख्य क्रिया और गया है उसकी सहायक क्रिया का काम करती है। ऐसे वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, जिसको आप इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो जहाँ पर है का प्रयोग आता है। अंत में चलते हैं तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया की परिभाषा लिखें, किसे कहते हैं? परिभाषा में आप लिखेंगे, यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है। अभी हमने पूर्वकालिक क्रिया किया, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में अंतर, समय का अंतर नहीं दिखाई देता, क्रम का अंतर होता है, समय का कोई अंतर नहीं होता। उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। वह आते ही सो गया। देखिए, सोना काम था मुख्य क्रिया, और आते ही यहाँ पर उसकी तात्कालिक क्रिया का रूप है। वह देखते ही बेहोश हो गया, देखते ही, तो ये तात्कालिक क्रिया के रूप हैं। तो याद रखेंगे, मुख्य क्रिया से पहले समय का अंतर न होकर जो क्रिया होती है उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप पूर्व कार्य अपना समाप्त करें, पूर्ण करें। उसके उपरांत ही हम आगे कार्य सुचारू रूप से करेंगे।